मेरे पेट में पता शैतान का सीना चीर, मिशन कश्मीर। आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। पीएम मोदी का संकल्प, आतंक ध्वस्त। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब आतंकवाद कहीं किसी जगह अपना भयानक रूप दिखाकर किसी निर्दोष की जान न लेता। घाटी से वादा, शैतान का संहार होगा। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। हाफिज के शैतान, अब काम तमाम। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। हिंद का हाई जोश, मुनीर को खौफ। खुली तीसरी आंख, आतंकवाद साफ। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। ये सारी बातें इसलिए याद दिलाना ज़रूरी है क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले में 20 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। आंकड़ा बढ़ सकता है, हमला बड़ा है। सबसे निंदनीय, सबसे बुरी बात यह है कि इन आतंकियों ने निहत्थे सिविलियंस पर, जो घूमने के लिए पहलगाम गए थे, पर अंधाधुंध फायरिंग की है। भारत इसका कड़ा जवाब देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह जो हैं फ़ौरन श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक एक बार फिर कहा है। वो सऊदी की यात्रा पर हैं, वहीं से उन्होंने कहा है कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी जानते हैं, जैसा प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने सुना, कि आतंक की कोई घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई देते हैं। पीओके जो कि हमारा अभिन्न हिस्सा रहा है और जिसको पाकिस्तान ने कब्जाया है, वहाँ पर इस तरह के कई आतंकी कैंप चलते हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या भारत इस हमले के बाद कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? इस पर मेहमानों से बातचीत करेंगे। मेजर जनरल शशि अस्थाना सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जनरल अस्थाना, ये बहुत ही दुखद घटना है और सचमुच में इस घटना के बाद अभी समझ नहीं आ रहा है कि इस पर क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए। गुस्सा भी है, ये जो जोश हम दिखा रहे हैं इसके पीछे एक दुख भी है, दर्द भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविलियंस का इस तरह से मारा जाना पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख गया है। क्या ये आतंक के ताबूत में आखिरी कील होगी? क्या आतंकियों ने भले ही बौखलाहट में कदम उठाया, लेकिन एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद भारत के पास अब कोई बड़ी कार्रवाई करने का अवसर है? सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने जी जानी गई हैं और उनके रिश्तेदार, और जो लोग अभी जो इंज्योर हुए हैं और जो अभी रिकवर करने से लिए जूझ रहे हैं। आपने सही कहा, ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई का पूरी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा, ऐसा इस बारे में मेरे को कोई शक नहीं है। सबसे पहले अगर इस कार्रवाई को हम सोचें कि ये क्यों हुआ, तो इसमें साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान की ये एक सोची समझी साजिश है। और क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा उनके चीफ ने दो बातें करी अपने वक्तव्य में, एक हिंदू मुस्लिम की और दूसरी कश्मीर की, और दोनों ही बातें इस वाकया से ताल्लुक़ रखती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उनसे अपनी टेररिज्म की जो उनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं बलूचिस्तान में, वो संभल नहीं रहे हैं। उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना है। पीओके में
लोग परेशान हैं और वो ये बोलते हैं कि अगर एलसी के उस तरफ वाला कश्मीर इतना डेवलप कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान आर्मी के सामने ये तो हो नहीं सकता कि वो अपने आप को डेवलप कर लें, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कोशिश की है कि ये जो डेवलप्ड कश्मीर है उसको थोड़ा सा खराब लाइट में दिखाएं और वहां पर डेवलपमेंट को कुछ हद तक उनके हिसाब से रोकने की कोशिश करें। ये उनकी कार्रवाई है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली चीज ये है कि उनके खिलाफ तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन लेंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ कोलैबोरेटर्स इधर भी होंगे कश्मीर के अंदर। और उन कोलैबोरेटर्स के साथ, स्लीपर सेल के साथ भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट है ये बात, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो कोई बड़े पद पर बैठे लोग हों, जो भी इस तरह के नापाक लोगों का सहयोग कर रहे हैं उनको चुन चुन कर निकालना सबसे पहले जरूरी है, जैसे जंगलों से इन आतंकियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये बहुत ही दुखद घटना है, सचमुच में बड़े दुख का माहौल है। कुछ कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई में बहुत मजबूती से खड़ा था और ऐसा लगता है कि उसको झटका लगा है, उस लड़ाई को बड़ा झटका लगा है इस हमले के बाद। सिविलियंस जो घूमने के लिए गए पहलगाम, उनसे उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। ये घटना सचमुच एक ऐसा अवसर भी देती है कि साफ क्यों ना कर दिया जाए आतंक के सारे ठिकानों को। डॉक्टर प्रवीण जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमति रखता हूं। बात यह है कि इस घटना के जरिए इन्होंने 5-6 चीजों को कोशिश की है। एक तो है, प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी में हैं, उनको मालूम है कि ऐसा करेंगे तो सऊदी में भी खलबली पहुंच जाएगी। दूसरी चीज है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में आए हुए हैं अपने परिवार के साथ। आतंकवादियों को और उनके आकाओं को, उनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि ऐसा करके आज उन्होंने अमेरिका के आम आवाम तक कश्मीर के लोगों की, ये लोग समझते हैं आतंकवादी, कि कश्मीर के लोगों की आवाज पहुंचा दी है। सबसे बड़ी बात आज ये है कि अब वहां पर टूरिस्ट सीजन खुल रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगले महीने से वहां पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ये चाहते थे कि ऐसी घटना को अंजाम देकर ना सिर्फ भारत में एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा किया जाए, वरन भारत के जितने हजारों टूरिस्ट हैं जो या श्रद्धालु हैं जो कि अब मई और जून और जुलाई के महीने में कश्मीर जाने का प्रोग्राम कर रहे थे, उन सबको डरा देना ताकि वो वहां ना जाए। लेकिन अच्छी यह है कि आज की घटना के बाद या आज की दुर्घटना के बाद पूरा भारत मजबूत से एक साथ खड़ा है। भारत के अंदर जो ऐसे कुछ लोग थे जिनको शायद शक हो रहा था कि हमें एक नरम रुख अख्तियार करना चाहिए, आज की घटना के बाद, आज की दुर्घटना के बाद संपूर्ण भारत एक बच्चा भारत का ये चाहता है कि भारत इस कार्रवाई का एक मजबूत और कड़ा जवाब दे। क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था, मैंने मिलिट्री उड़ाया। भारत सरकार ने भारत की फौज को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एकदम दुरुस्त रहती है। 1 घंटे का नोटिस आज भारत की आवाम मांग रही है कि बदला चाहिए। मेरे बहुत जल्दी, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर से वापस आएंगे तो एक सीसीएस की मीटिंग होगी। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, एनएसए, अजीत डोभाल एक निष्कर्ष पहुंचेंगे कि शायद एक बार फिर से एक बालाकोट या उड़ी जैसा स्ट्राइक करने का समय आ गया है। जी ब्रिगेडियर दत्ता, हम कितने तैयार हैं कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक करना, और कितना इस तरह की घटनाएं हमें इजाज़त देती हैं, खास तौर पर तब जबकि ये बिल्कुल ठीक है जो अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ कह रहे थे कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति यहाँ पर हैं, सऊदी अरब की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। हर जगह पर जहाँ भी भारत गया है बायलैटरल टॉक में आतंक के खिलाफ लड़ाई हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और ऐसे समय पर यह आतंकी हमला हुआ है। क्या अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट, ये परिस्थितियां सब हमको अलाउ करती हैं कि अब हम कोई बड़ी कार्रवाई करें? आपका नजरिया क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि ये जो हमला किया गया है ये अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके आगमन के उस संदर्भ में है। क्योंकि देखिए
ये जो तंजीमें हैं जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो ये मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को कि किस तरह वादी कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, किस तरह वहां के आवाम मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं है। लेकिन उन उपराष्ट्रपति साहब को पता है, अमेरिका को बखूबी पता है कि भारत में किस तरह से 370 के बाद जो आपका कश्मीर है या वादी कश्मीर है, उसमें किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह की पीस या पुरअमन तरीके वहां इस्तेमाल किए गए हैं, किस तरह से वहां जो NIA द्वारा फंडिंग थी उसको एकदम खत्म किया गया है। ध्यान में रखते हुए ये जो अटैक्स हुए हैं उनकी मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सऊदी में विजिट हुआ है उसको मैं ज्यादा इतनी तरजीहत इसलिए नहीं देता क्योंकि ये केवल शो ऑफ फोर्स है या शो ऑफ डिसेंट है इन तंजीमों द्वारा अमेरिका के लिए। लेकिन यकीनन भारत को रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इजराइल को देखें, अगर आप अमेरिका को देखें, तो उन्होंने जो टेररिज्म है उसको बड़े आयरन हैंड्स के साथ टैकल किया है। और भारत को भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जिस तरह की रिसोर्सेज हैं, जिस तरह का रीच है, जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल विल है, तो हमें चाहिए कि जिस तरह के जैसे ये अटैक्स होते हैं, TRF ने इसकी जिम्मेदारी दी है, TRF के जितने भी इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या लॉन्चिंग पैड्स हैं या उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, एकदम उनके ऊपर हमें अटैक करना चाहिए और उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए, क्योंकि ये जो तंजीमें हैं केवल यही करेंसी एक्सेप्ट करते हैं और इसी को वो ये मानते हैं। तो भारत को चाहिए कि साहब अब हमने बहुत डोजियर 30-35 डोजियर भारत में दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तो मानने को ही तैयार नहीं है। जब कारगिल में है, आई वॉज पार्ट ऑफ द कारगिल वॉर, जब वहां आप देखिए कि जब वो अपने सैनिकों को सम्मान नहीं ले पाए तो इन दहशतगर्दों को कहां से लेंगे या कहां से एक्सेप्ट करेंगे। तो भारत को चाहिए कि इस तरह की पॉलिटिकल विल बनाए और ये एक SOP होनी चाहिए कि अगर इस तरह के अटैक होते हैं और वो उसके क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ये आपने जो कही है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जनरल अस्थाना, यही कि सर्जिकल स्ट्राइक। आपने भी पहले ये बात कही है हालांकि, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इस, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा भारत की ताकत आज ये है कि किसी भी पल हम चाहें तो हम डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, हम बचाव के लिए अपनी सेनाओं को रखते हैं, लेकिन कहीं घुसकर मारना और पाकिस्तान जैसे देश को मारना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ये इस तरह की घटना हमें कितनी ताकत देती है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हाँ आप बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, इस बात को व्यू में रखते हुए कि इजराइल ने हमास के हमले का क्या जवाब दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, और सारे ऑप्शन में जैसे बोलते हैं 2 किस्म के ऑप्शन होते हैं, जो एक सामने से दिखाई देता है और एक जो सामने से दिखाई नहीं देता। जनरल अस्थाना अपनी बात कहेंगे, उससे पहले एक अपडेट आपको दे दें। आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन तेज हो गया। श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, घटनास्थल का दौरा करेंगे गृह मंत्री। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ में मौजूद रहेंगे। हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स कृष्ण मोहन शर्मा आपको ज्यादा जानकारी देंगे। क्या गृह मंत्री को अभी तुरंत सूचना मिली होगी, उसके बाद पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भी निर्देश थे। अभी ये एक ही सवाल उठ रहा है, क्या होगी कार्रवाई। बहरहाल आपके पास अपडेट्स क्या हैं, क्या बातचीत आपको जानकारी सोर्सेज से मिल पाई है? आपको 3 अपडेट देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि करीब 20 किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और वहां पे सेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। जो लोकल BSF है और जो तमाम जो पैरामिलिट्रीज हैं और जो हमारे सेना के लोग हैं उनको लगा दिया गया है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि किसी भी तरीके से जब हम हरकत में आए तो आतंकवादी वहाँ से नहीं भाग पाए होंगे। दूसरी बात जो इंटेलिजेंस को रिपोर्ट आ रही है कि लश्कर तैयबा का इसमें हाथ लगता है। और जो तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पाक की नापाक हरकत है और देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने फिर से ललकारा है, जिसका उनको खामियाजा घंटे 2 घंटे या 10 दिन में भुगतना पड़ेगा, लेकिन खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी केम, हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बहुत तेजी से रवाना हुए थे, श्रीनगर पहुंच भी चुके हैं। गृह मंत्री का एकदम से यहां पर पहुंचना, घटनास्थल का दौरा करना, ये क्या संकेत देता है? ये संकेत ये देता है कि 2001 के बाद से इतनी बड़ी संख्या में अगर एक मैसेकेयर कहें, सेलेक्टिव मैसेकेयर कहें, तो करीब करीब वहाँ पे 20 से 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। और आप जाति और धर्म पूछ के लोगों को गोली मारोगे, ये आपकी कायरता है। तो इस कायरता को इवेलुएट करने के लिए गृह मंत्री तो क्या, अगर अभी प्रधानमंत्री देश में होते तो प्रधानमंत्री भी यहाँ से श्रीनगर पहुँच गए होते, लेकिन शायद इसका अंजाम इतना बुरा होगा जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान ने नहीं की होगी। और मैं पूरी दावेदारी के साथ और
और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान के हाथ है और वहां पे सेलेक्टिव किलिंग की गई। और सेलेक्टिव किलिंग इसका पीछे के अगर हम प्रेसिडेंट्स पे बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो अभी उनके आर्मी चीफ ने कहा था कि पीओके हमारा है। पीओके आपका है तो आप आके बात करो ना पीओके कैसे है, आप उस पर आप अपना सबूत दो कि पीओके कैसे है। इसका मतलब है कि पीओके आपको चाहिए तो आप सेलेक्टिव किलिंग करेंगे और आप पूछेंगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, और उसके बाद आप गोली मारेंगे। तो ऐसी गोली अगर आप मारेंगे तो फिर आपको घर में घुस के मारा जाएगा। आप बालाकोट को मत भूलिए। जी जनरल अस्थाना, आप अपनी बात को भी पूरा करिए। अशोक पंडित को भी आपने सुना, उन्होंने बड़ी बात कही, बहुत भावनात्मक रूप से उन्होंने कहा ये अनडिक्लेयर्ड वॉर है, ये वहाँ जम्मू कश्मीर का कोई आतंकी हमला नहीं है, ये पूरे देश के ऊपर हमला है, ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान का हमला है। बिल्कुल, मैं अशोक पंडित जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अभी मैं बात कर रहा था कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। जी, रिस्पॉन्सेज के सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास, चाहे डायरेक्ट अटैक हो, और जो प्रेसिडेंस है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इस समय ऐसा है कि इजराइल के ऊपर टेरर अटैक हुआ, उन्होंने एक्शन लिया और काफ़ी बड़ा एक्शन लिया, ये हमारे सामने है। अमेरिका ने भी एक्शन लिया था, ओसामा बिन लादेन को मारा था, और एक्शंस जितने भी लिए गए हैं, और उसी मुताबिक पेजर का केस भी हम देख चुके हैं। तो दो तरीके से हैं, एक सामने का एक्शन और एक सामने से पीछे का एक्शन, जैसे कि पेजर के ऊपर हुआ था, या उसको हमस के कमांडर को मारा गया था ईरान में। तो अभी ये सारे एक्शन हमारे पास भी हैं, और जो कवर्ट एक्शन होते हैं, जो कि छुप के किए जाते हैं, उसके बारे में मैं टेलीविजन पर बात नहीं करूंगा। जो डायरेक्ट एक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही एक्शन करें जो हम पहले कर चुके हैं, यानी कि बालाकोट स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेरे विचार से उसके ऊपर विचार अभी हो रहा होगा, जिन लोगों ने एक्शन लेना है उनके मुताबिक। जी, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलना चाहूंगा, ये तो हुआ पाकिस्तान की तरफ। हमें अपनी तरफ बहुत एक्शन लेने हैं, कुछ ना कुछ कोलैबोरेटर होंगे, उनकी मदद से ही ये एक्शन होते हैं, इतनी आसानी से ये एक्शन होते नहीं हैं। और पहले इसमें हम थोड़ा सा चूक चुके हैं। याद कीजिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप पिछली बार आए थे, उसी से एक दिन पहले शाहीन बाग शुरू होता है, प्रेसिडेंट ट्रंप चले जाते हैं, एक दिन के बाद में शाहीन बाग बंद हो जाता है। नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? हाँ। तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा, और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से कुछ हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। तो ये पहलगाम में कई सैलानी गए थे। जनरल अस्थाना, अपनी बात आप पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था कि जो एक्शंस हैं वो कोवर्ट डोमेन में भी हो सकते हैं, यानी कि छुपकर एक्शंस जो हैं वो भी हो सकते हैं, और जो हमारी अंदरूनी एक्शन है उसके बारे में मैं बात कर रहा था कि पिछली बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो शाहीन बाग एक दिन पहले शुरू हुआ और एक दिन के बाद में खत्म हो गया, और उसी मुताबिक प्रोटेस्ट शुरू हुए एक दिन पहले और खत्म हो गए। जिन्होंने प्रोटेस्ट करा उनके खिलाफ कोई विशेष खास एक्शन मैंने नहीं देखा। इसी मुताबिक जितने भी कोलैबोरेटर्स पहले पकड़े थे, हमने बहुत पकड़े हैं, और किसी ना किसी कारण से वो छूट जाते हैं। तो कोलैबोरेटर्स को वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बात कह रहे हैं ना, ये सबके सिंपैथाइजर होते हैं, यहाँ पर कोलैबोरेटर होते हैं, स्लीपर मॉड्यूल्स होते हैं, सबके बारे में पता होता है, उन पर कुछ कार्रवाई होती है, फिर बाद में वो आम लोगों में मिल जाते हैं। हमारे यहाँ तो नेतागिरी करते हुए ऐसे लोग दिखाई देते हैं, राजनीति में सक्रिय दिखाई देते हैं, बड़ा चिंता का विषय होता है। विकास अब्रोल भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सीधे वहाँ मौके से लगातार जानकारी देते हैं। मैं विकास से भी कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था कि अचानक से इतनी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, कैसे ढूंढ के निकाला जा रहा है। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर किस तरह से आतंकी बौखलाए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोरदार प्रदर्शन हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है, लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, पाकिस्तान की सेना बंकर में छिपी है, ये खबरें भी आ रही हैं, और पाकिस्तान की सेना पोस्ट पर नहीं दिखाई दे रही है।
एलओसी पर अलर्ट पर है भारतीय सेना, और जैसा हमारे सहयोगी केम आपको जानकारी दे रहे थे कि अब यहाँ पर सेना की मुस्तैदी भी बढ़ गई है, जमावड़ा भी बढ़ गया है। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल आपको ताज़ा अपडेट देंगे। विकास, हम कुछ विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं, लोगों में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, किस तरह की आगे की कार्यवाही हो रही है, वहाँ क्या अपडेट आपको मिले हैं अभी तक? देखिए, लोगों में खासा विरोध होना जायज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो उसका जो मेन इकोनॉमी है वो पर्यटन पे डिपेंड है सारी, और ऐसे में जब टूरिज्म को धक्का लगेगा तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी इसमें हिलती है। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत देर से शांति के एक माहौल में रह रहे थे। यहाँ के लोग जो हैं बहुत देर से इस चीज़ का 10 सालों से आप देखेंगे पीछे यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत कम हो गई थी, आतंकवाद लगभग शून्य के बराबर था। लेकिन पिछले कुछ समय से मॉडस ऑपरेंडी जो आतंकवादियों ने चेंज की है, पहले जम्मू संभाग के एरियाज को निशाना बनाया, वही ट्रेडिशनल रूट जो 1990 में थे उन्हीं को यूज करके एक बार फिर से पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से कश्मीर में ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं साफ साफ बौखलाहट देखी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शांति बहाल हो, यहाँ पर डेमोक्रेसी एक बार फिर से आए। लेकिन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, उसके बाद अब सरकार भी 6 महीने से चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगातार खल रहा था पाकिस्तान की आंख में, और उसी का नतीजा है कि बौखलाहट साफ साफ देखी जा रही है। क्योंकि पीछे अगर देखें तो आतंकवादी ज्यादातर जो निशाना थे डिफेंस फोर्स या बेल्ट फोर्सेस के लोगों को ही बनाते थे, सिक्योरिटी पर्सनल्स को ही बनाते थे। लेकिन अब जिस तरह से वो लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो ये कायरतापूर्ण जो हरकतें हैं, ये साफ साफ दिखता है कि ये बौखलाहट है पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं में, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरह से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जा सके। जी केम, विदेशी नागरिक भी मारे गए, इस तरह की भी खबर आ रही है? विदेशी नागरिक मारे गए हैं, इसकी तो पुष्टि हो गई है। जो मैं 3 चीज़ और बताना चाहता हूं। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब ये बताया गया है कि वहाँ पे रेकी की गई, और रेकी करने में जो कर्नल अस्थाना साहब जो कह रहे थे, रेकी करने में लोकल लोगों ने उनकी मदद की। लोकल लोगों ने मदद करने के अलावा वहाँ पे जो होटल्स थे उसमें 3 से 4 होटल्स के भी इन्वॉल्व होने की संभावना है। इसका मतलब है कि जो रेकी करने वाले लोग थे वो होटल में रुके थे, और कहीं ना कहीं से जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसमें से भी 1-2 लोगों के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। जो वहाँ पे फुटफॉल बता रहे थे कि इस दिन इतनी भीड़ होती है और इस समय से इस समय के बीच में ज़्यादा भीड़ होगी, जहाँ पे आप कोई भी अपने घटना को अंजाम दे के वहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादी देश से बाहर अभी नहीं गए हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है देश को, और साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन है कि वो आसपास के इलाके में किसी के घर में मेहमान बन के छिपे हो सकते हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन अस्थाना साहब बताएंगे कि वहाँ पे जिस तरीके की स्थिति है कि रात में सर्च ऑपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जो गतिविधियाँ हैं वो सवेरे से चलाई जाएगी। जो 3 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं वो बता दूं कि हमारे गृह मंत्री जो हैं वो श्रीनगर पहुँच चुके हैं। उनके साथ जो है हमारे होम सेक्रेटरी हैं, IB चीफ हैं, उसके बाद डोभाल साहब हैं, और साथ साथ उसमें जो LG के जो प्रमुख सचिव हैं वो वहाँ पर हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि कैजुअलिटी और आसपास न बढ़े। कैजुअलिटी इन द सेंस कि जिनको चोट लगी है उनका इलाज के अभाव में उनकी जान न जाए, और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग बंकर में छिप गए हैं या जो लोग वहाँ पे आसपास के इलाके में छिप चुके हैं उनको जिंदा पकड़ा जाए, ताकि एक इंफॉर्मेशन लेके जी इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है केम, और ये बहुत बड़ी खबर है। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में है सेना। CDS ने सेना के 3 प्रमुखों से बात की है, जिस पर लगातार बात हो रही है। राजनाथ सिंह को CDS ने हालात की जानकारी दी है, और ये खबर भले ही सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन ये इस ओर इशारा करती है कि भारत बड़ी कार्रवाई की तरफ अग्रसर है। ब्रिगेडियर दत्ता बने हुए हैं, जनरल अस्थाना बने हुए हैं, और लगातार पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कर्नल TP त्यागी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल त्यागी, ये अभी आपने सुना, कई मेहमानों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, सब ने अपनी अपनी राय रखी है। CDS ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है। क्या लग रहा है, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, या क्या संभावनाएं आप देखते हैं, संभावित एक्शन भारत की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि CDS साहब ने तीनों चीफ से मुलाकात की है। उन्हें मुलाकात बहुत पहले करनी चाहिए थी। क्या ये पहला हमला है? और बार बार जो ये नैरेटिव दिया जाता है कि पाकिस्तान बौखला गया है, अरे बौखला जाए हमारी तरफ से, लेकिन उसके बौखलाने की वजह से हम अपने लोगों को मरते हुए देखता नहीं। अगर एक दफे हुआ हो तो ठीक है, लेकिन बार बार हो रहा है, और बार बार ये हो रहा है, और बार बार वही नैरेटिव सुनने को मिल रहा है कि जी पाकिस्तान बौखला गया है,
कायराना हमला है। जो मर गए हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि, और जो जो घायल हैं उनसे हम ईश्वर से दुआ करते हैं जल्दी ठीक हो जाए, और हम आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। साहब ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं, नैरेटिव बदला जाना चाहिए। पहला एक्शन तो ये है कि कश्मीर के जो गवर्नर हैं उन्हें तुरंत बदला जाना चाहिए। अब मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कश्मीर है वो बिहार नहीं है, वो उत्तर प्रदेश नहीं है। वहां पे हिंदुस्तान की करीब करीब 1/3 सेना है। क्या आप वहां पे पूरी सेना हिंदुस्तान की ले जाके खड़ी कर देंगे? और 1/3 सेना कम नहीं होती। अगर इतनी सेना वहां पे डिप्लॉयड है तो फिर वो सेना को किस तरकीब से कंट्रोल करना है, क्या बात करनी है, ये एक सिविलियन नहीं कर सकता। वहां पे बहुत पहले से एक फौजी गवर्नर को नियुक्त किया जाना चाहिए था। सिविलियन को तो 24 घंटे भी इस बात का तजुर्बा नहीं होता कि जब ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में कैसे रात बिताई जाती है एक रात जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम ये जब 20 हमले इकट्ठे हो जाएंगे तब हम एक सर्जिकल। कर्नल त्यागी, एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी अपना दौरा रद्द करके सऊदी से वापस आ सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और जैसा कि केएम भी बता रहे थे कि पीएम मोदी इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत रवाना किया गया। ये इतनी बड़ी घटना है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा। जो आप कह रहे हैं कर्नल त्यागी, आपकी बातें भावनाएं बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त हैं। हम हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान की कायराना हरकत है। अरे कायराना हरकत है तो उसका जवाब देना होगा। भारत अगर शक्तिशाली है, हमारी सेनाएं तैयार हैं, तो मुंह तोड़ जवाब देना होगा, दिखाना होगा। इजराइल ने क्या किया हमास के साथ? कोई कुछ बोलता रहा, लेकिन पहले कार्रवाई की। ब्रिगेडियर दत्ता, आप कर्नल त्यागी ने जो कुछ कहा उस पर भी अगर अपनी टिप्पणी रखना चाहें। दूसरा, इमीडिएट कार्रवाई और यह खबर कि प्रधानमंत्री मोदी वापसी कर रहे हैं इतना बड़ा दौरा रद्द करके। दूसरा, सीडीएस ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है, रक्षा मंत्री से बात हो रही है, सेनाएं अलर्ट पर हैं। क्या कोई बड़ी तैयारी, बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, इस तरह के वक्तव्य पहले भी दिए गए हैं और मैं कर्नल त्यागी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि भारत को अब ये समय आ गया है, बल्कि काफी दिनों से इस तरह के जो अटैक देखे जा रहे थे, तो उसमें भारत को इमीडिएटली रिटेलिएट करना चाहिए। इसमें डेलिब्रेशंस या सोचने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी आप देखिए इतना बड़ा हमला हुआ है। जब इस सरकार ने ओथ सेरेमनी चल रही थी तब इस तरह का एक हमला किया गया था। तो भारत को चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास रीच है, हमारे पास असला है, हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है। तो हमें चाहिए कि जहां से ये जो एपी सेंटर है इसका दहशतगर्दी का, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एंटबी का ऑपरेशन देखिए, 90 मिनट्स में इजराइल ने अपने जितने बंधक थे उनको छुड़ा लिया गया था। नेतन्याहू साहब के जो ब्रदर थे वो उसमें शहीद हुए थे। तो इस तरह के ऑपरेशंस भारत क्यों नहीं प्लान कर सकता? क्यों हमें किसी को डोजियर देने की जरूरत है? क्यों हमें किसी चीज का इंतजार है? और कब तक हम ये अपने जो देशवासी हैं उनको मरते हुए देख सकते हैं? हर तीसरे दिन हमारा एक जवान या कोई अफसर या कोई जेसीओस शहीद हो रहे हैं। तो भारत ये कब तक कुर्बानी देगा? तो भारत को चाहिए कि हम वी मस्ट स्ट्राइक बैक एंड वी मस्ट रिटेलिएट हार्ड। और ये समय आ चुका है। और इसमें न तो हमें कोई बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत है। हमारे पास इस तरह के प्रिसीशन एमिनेशन है कि बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से, अमेरिका देखिए आप, अगर आज कार में 4 लोग बैठे हुए हैं और 2 उसमें से दहशतगर्द है, तो उन 2 दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा सकता है। तो इस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। हम केवल ये कहते हैं कि साहब इसके बाद ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो लाइन कभी तो हमें खींचनी पड़ेगी। जी, जनरल अस्थाना, पीएम मोदी जेद्दा से वापस आ सकते हैं और ये बहुत तय माना जा रहा है। आ सकते नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी निकल भी आएंगे। क्या आपको लगता है कोई बड़े डिसीजंस लेने का समय आ गया है? देखिए, बड़े डिसीजंस लेने का समय तो आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी भारत स्ट्राइक करेगा तो वो अपने टाइम और प्लेस ऑफ ओन चूजिंग, यानी कि हम अपने हिसाब से करेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जोश में सिर्फ 1 ही मिनट के अंदर की, आज हुआ है तो आज मैं कल हमला करूंगा, ऐसे नहीं होता। मैं आऊंगा कर्नल त्यागी, आप शायद थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं, आपकी बात को पूरा सुनेंगे, लेकिन जनरल अस्थाना की बात पूरी होने देते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्शन तो लेना ही है और बड़ा एक्शन लेना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं।
दूसरी चीज ये है कि मैं कर्नल त्यागी की इस बात से सहमत हूं कि भाई अगर हमारे यहाँ हमला हो रहा है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे यहाँ है और उस कमजोरी को हमें दूर करना ही करना है। और वो कमजोरी स्लीपर सेल हो, कोलैबोरेटर हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। और ये भी एक जो कि मैं पहले भी बता रहा था आपके डिस्कशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसको मैं क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि जो कोवर्ट एक्शन है उसके बारे में मैं टेलीविजन पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक्शन है, ऑप्शंस हैं, वो इजराइल ने भी किया है, बाकियों ने भी किया है, हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, करना चाहिए और करेंगे। अब जहां तक हमारी अपनी सवाल है, इसके ऊपर मुझे भी काफी नाराजगी है, क्योंकि आप देखिए, जब मैंने पहले भी बताया कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, प्रदर्शन शुरू हुए, जिस दिन वो चले गए उसके एक दिन के बाद में प्रदर्शन अपने आप चले गए, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए गए। तो इसका मतलब हमने जो इंटरनल लोग हैं उनको किसी के ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया। उसी मुताबिक जितनी बार भी कोलैबोरेटर्स पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको, अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि जितने कोलैबोरेटर्स हैं उनको भी एक टेररिस्ट मान के ही एक्शन लेना पड़ेगा और उसी जबरदस्त एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि टेक्नोलॉजी अभी काफी आगे बढ़ गई है। जरूरी नहीं है कि हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी कंट्री की लांघना पड़े, हम एक्शन फिर उसके अलावा भी ले सकते हैं। अगर वो लोग मिसाइल और ड्रोन का अटैक किया जा सकता है तो मिसाइल एंड ड्रोन देखिए कैसे करना है इस पे अलग अलग बात हो सकती है। मतलब ये नहीं कि सीधे घुस गए, बहुत तरीके, लेकिन क्या करना है ये तय है कि वहां के ठिकानों को जहां पर आतंकी पाले पोसे या ट्रेंड किए जा रहे हैं उसको खत्म करना है। वो क्या हो, कर्नल त्यागी कुछ डिसएग्रीमेंट दिखा रहे थे उस समय पर, और उनकी बात को भी सुन लेते हैं। जी कर्नल त्यागी। मैं ये कहता हूं, तुम्हारे घर में आग लग जाए तो क्या तुम संविधान की धाराओं का विश्लेषण करोगे? क्या उसके बाद तुरंत एक्शन नहीं लोगे? क्या हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी नहीं है? क्या हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर और राफेल नहीं है? क्या हम अपनी ही जमीन से उनके लॉन्च पैड को तबाह नहीं कर सकते? अगर एक जगह एक्शन होता है आप दूसरी जगह एक्शन लीजिए, लेकिन जवाब तुरंत दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द आंसर, द आंसर इज क्विक स्ट्राइक एंड इफेक्टिव स्ट्राइक देयर एंड देन। और इसी वजह से कि वी विल डू इट एट द व्हेन द टाइम कम, when you will see after 20 days if you take action it will lose meaning, number 1. number 2, सर ने कहा कि हमारे यहाँ की कमजोरी है। आज की कमजोरी है सर? कारगिल का युद्ध लड़ा, इतना मुश्किल युद्ध था, 5000 मीटर के ऊपर दुश्मन, और वो जीत लिया 523 लोगों की शहादत देके, और उसके बाद में आज तक 50,000 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई। क्या फौज के शौर्य में कमी आ गई? नीतियों में कमी है, और वो नीतियों में कमी है। JNK के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक सिविलियन है और उसको हटाना चाहिए। उसने अलावा इसके कि इस दफा 12 मरे, इस दफा 15 मरे, मेरी श्रद्धांजलि इनके साथ। व्हाट हैज ही डन? ठीक सर, ये आपने पॉइंट रखा, आपने अभी तो ये इस पर तो ये जो आप चीजें रख रहे हैं ये तो बहुत विचारणीय विषय है, लेकिन आपने क्विक स्ट्राइक शब्द का भी इस्तेमाल किया, वो ज्यादा महत्व की बात है। बाकी तो बहुत सारी कार्यवाही जो होना चाहिए, करगिल की आप बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर दत्ता उसका हिस्सा भी रहे हैं उस लड़ाई का। अब एक क्विक कमेंट आप तीनों से मैं चाहूंगा, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर क्विक कमेंट होगा। जनरल अस्थाना, पहले कोई संकोच होता है हमारे अंदर, कुछ रिजर्वेशंस हैं, और मैं ये जानता हूं कि क्विक रिस्पांस में एकदम से हमला नहीं किया जा सकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों से बात करनी होगी, कई और चीजें होंगी कोई बड़ी कार्रवाई करने के पहले। क्या वो तैयारी का समय होगा? और अगर ऐसा है तो जो कर्नल त्यागी कह रहे थे कि ये तो कोई आज की बात नहीं है, पहले से क्यों नहीं हमने ये सारी चीजें कर रखी हैं? देखिए, जब भी ऐसे एक्शन होते हैं, आपको याद दिला दूं मैं, 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था, इजराइल ने अटैक 27 अक्टूबर को किया था, तकरीबन 20 दिन बाद। तो प्लानिंग जरूरी होती है। आपाधापी में कोई, मैंने सारी लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, कारगिल वॉर में मैं खुद कमांडिंग ऑफिसर था। प्लानिंग करके ही हमला किया जाता है, ऐसे हमला नहीं होता। और प्रीमेच्योर हमला जो है उसके चांसेस उतने सक्सेस के नहीं होते, इसलिए ये प्लानिंग तो करनी पड़ेगी और प्लानिंग का टाइम देना पड़ेगा हमें उन लोगों को जिन्होंने करना है। टीवी पर हम जितना मर्जी हल्ला करते रहे, जी आप कल ही चढ़ जाओ, अभी कर दो, अभी फायरिंग कर दो, वगैरह वगैरह, वो सब कहने की बात है। हमें चाहिए असरदार हमला, और असरदार हमले के लिए असरदार प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो ये एक बात है। और दूसरी चीज ये, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्शन लिया जाएगा और एक्शन होगा, और प्रिपरेशंस कई चीजें चाहिए। और इस बार लकीली हमारे लिए इंटरनेशनल ओपिनियन ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंस है। पहले भी इजराइल एक्शन ले चुका है, अमेरिका एक्शन ले चुका है, और
रूस ने भी एक्शन लिया है कि जब मेरी सिक्योरिटी पर बात आएगी तो मैं एक्शन लूंगा। तो अभी जब 3 प्रेसिडेंट्स हमारे सामने हैं तो इसलिए संकोच की बात होनी नहीं चाहिए। पहले जरूर ये होता था कि भाई इंटरनेशनल ओपिनियन तैयार कीजिए। गॉट इट सर, मुझे मेरा जवाब बहुत हद तक मिला आपसे। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका टेक क्या है इसी बात पर? देखिए, 35 साल हो गए आतंकवाद को झेलते हुए हमें, और कई इस तरह के अटैक हुए हैं और इससे भी डास्टर्डली अटैक हुए हैं। तो अगर भारत एक इस तरह की एसओपी, मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूं, और जनरल साहब बहुत ही केपेबल जनरल्स में उनकी गिनती होती है, लेकिन भारत को इस तरह की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखने चाहिए कि जैसे ही इस तरह का कोई अटैक होता है, हमारे पास ऑलरेडी टारगेट्स रजिस्टर्ड है, हमें मालूम है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम कर रही हैं। तो हमें एक कहते हैं ना कि वी मस्ट स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड, क्योंकि अब देखिए ओपिनियन तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। आप मुझे बताइए, इजराइल ने अटैक किया, किससे पूछा उसने? अमेरिका ने किया। तो इट शुड नॉट बी ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इट शुड बी कि भाई हमें अगर अपने देश की रक्षा करनी है तो हमारे देश के जो हित हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनके जो हित हैं वो सर्वोपरि होने चाहिए। और हमारी सेना तो हमेशा ही तैयार है, एंड वी मस्ट स्ट्राइक हार्ड। एंड पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत अपनी पे आ गया तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन ये है कि वो लाइन हमें ड्रॉ करनी है, वो हमें अब क्योंकि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो जमाने लग गए और देश भी तंग आ चुका है ये सब सुन के। सो क्विक स्ट्राइक जो कह रहे हैं कर्नल त्यागी, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल, यकीनन जी। लेकिन जैसा जनरल अस्थाना ने कहा कि एक प्लानिंग भी चाहिए, मजबूत प्लानिंग। दोनों को मिला के कर्नल त्यागी, आपका टेक इसी बात पर? मेरी बात सुनो, मैंने भी लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त हूँ, मैं सारी चीजें समझता हूँ। प्लानिंग चाहिए, रेकी चाहिए। प्लानिंग और रेकी में पंचवर्षीय योजना का इंतजार तो नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग 1 दिन की, 2 दिन की, और प्लानिंग चाहिए किसके लिए? अगर फुल फ्लैश वार करना हो, हमें इमीडिएट एक्शन जैसे वो करते हैं, तुरंत एक्शन। इसलिए मैंने कहा क्विक। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक पुलिस वहां पे जो इतने सारे लोग थे, इतने हजारों में लोग थे, और उसमें कुछ पुलिस वाले मिले हुए थे जिन्होंने इसको बताया कि इस तारीख को इतने दिन यहाँ उतने में ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। 4-5 होटल थे, आप ही ने बताया। अब जो ये पुलिस है ये J&K एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आते हैं, जो फौज का सिपाही है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इन तीनों की तालमेल करके जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है। भाई साहब, एक इन्फेंट्री बटालियन की 4 कंपनी में तालमेल करने में समय लग जाता है, और ये 3 मिनिस्ट्रीज के तालमेल में कितना समय लगेगा? और ऐसे एक्शन में रिएक्शन टाइम मिनिमम होना चाहिए, यानी एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए।